हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल होता क्या है? ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वायु पृथ्वी की सतह से ऊपर जहां पे वायु का फैलाव होता है वहीं पर वायुमंडल होता है। ठीक है, परंतु दोस्तों वायुमंडल वहां भी होता है जहां वायु नहीं मौजूद होती या वायु नहीं पाई जाती। ठीक है, तो वो चीजें हम आगे जानेंगे, परंतु हम ये देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वायु क्या है, हवा क्या है? हवा में बहुत सारी गैसेस का एक मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस का एक इसमें मिश्रण है। और ये कैसा मिश्रण है दोस्तों? तो ये एक होमोजीनियस मिश्रण है। होमोजीनियस मिश्रण है। ठीक है, हर गैस इसमें हर एक हिस्से में मौजूद है। ठीक है, ये एक पार्टिकल लेवल पे गैसेस एक दूसरे में जाकर के मिक्स हो चुकी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का केमिकल शॉर्ट नेम होता है एन। एन से इसको डिनोट किया जाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, और दोस्तों इसका मास नंबर होता है 14। ठीक है, और ये इस तरह से नहीं पाई जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाएगी। तो ये N2 के रूप में व्याप्त रहेगी वायुमंडल में। N2 के रूप में ये गैस व्याप्त रहेगी वायुमंडल में। दोस्तों, अगली जो गैस है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों देखिए, पशु क्या करते हैं? पशु पक्षी जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, वो ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित हैं। और ऑक्सीजन से वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है चीजों को जलाने में और उनसे एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने में मदद करती है। ठीक है, और रिस्पायरेशन या श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए जीव जो है वो अपना खाना या अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। ठीक है, या ग्लूकोज को तोड़ करके उससे वो एनर्जी निकाल लेते हैं। खाना तो दोस्तों पेड़ पौधे ही बनाते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया से बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, तो दोस्तों ऑक्सीजन है 20.9% या कभी कभी 21% भी इसे मान लिया जाता है। ठीक है, 20.9% या 21%, बात एक ही। आगे बढ़ते हैं। जो अगली गैस है दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो हम जिस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं वो गैस कौन सी है दोस्तों? वो गैस है ऑक्सीजन। और जिस गैस को हम एक्सेल करते हैं या श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें ज्यादातर मात्रा किसकी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं, सपोज लकड़ी को जला रहे हैं या कागज को जला रहे हैं, तो जो गैस ऊपर वायुमंडल में उठ करके जाएगी वो गैस कैसी होगी? वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है दोस्तों 0.03%। ठीक है, 0.03%। ठीक है, अगली जो गैस है आर्गन। दोस्तों, आर्गन कैसी गैस है? आर्गन एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में दोस्तों, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा राइट में आने वाली गैस है। ये इनर्ट है। इनर्ट होने का मतलब ये है कि इसकी बाहरी शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। इसीलिए ये गैस क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है। ये गैस किसी दूसरे गैस के साथ या किसी दूसरे पदार्थ के साथ जल्दी नहीं करती। ये गैस कितनी है दोस्तों? ये गैस है 0.9% या 1%। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका पूरा किस तरह से जो है वायुमंडल कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा। आगे बढ़ते देखिए, वायुमंडल में तरह तरह की परतें पाई जाती है। तरह तरह की परतें वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली परत है, एक सेकंड, यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दोस्तों, हम मनुष्य किस मंडल में, वायुमंडल के कौन से मंडल में निवास करते हैं? तो दोस्तों हम लोग क्षोभ मंडल में ही निवास करते हैं। ठीक है, और हवा की सबसे ज्यादा मात्रा यहीं पर पाई जाती है। यहीं पर आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि भी आता है। ठीक है,
बारिश भी इसी क्षोभ मंडल में ही आकर के गिरती है। तो क्षोभ मंडल, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक क्षोभ मंडल व्याप्त रहता है? तो दोस्तों वो 0 से 18 फीट तक व्याप्त रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है समताप मंडल। दोस्तों 18 फीट नहीं, 18 किलोमीटर, क्षमा चाहूंगा, 18 किलोमीटर तक व्याप्त रहता है। अगला है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल इसका नाम क्यों पड़ा? समताप मंडल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ताप जो है वो समान रहता है। ताप या हीट जो है वो, टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक रहती है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, इसकी ऊंचाई दोस्तों वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक रहती है और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल व्याप्त रहता है। 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल व्याप्त रहता है और 640 किलोमीटर के बाद दोस्तों क्या शुरू हो जाता है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, ठीक है दोस्तों। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि समताप मंडल में ही वायुयान या जो हमारी सैटेलाइट वगैरह है वो उड़ती हैं, ठीक है, या पृथ्वी का चक्कर काटती हैं। सैटेलाइट जो है, उपग्रह क्या काम करते हैं? जो मनुष्य के द्वारा भेजी गई सैटेलाइट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम सैटेलाइट, ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट कहाँ पे उड़ती हैं दोस्तों? तो वो समताप मंडल में उड़ती हैं और वायुयान भी समताप मंडल में उड़ता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा या देखा होगा मूवीज में, पिक्चरों में, कि वायुयान हमेशा बादलों के ऊपर चला जाता है उड़ते वक्त। तो जब वो बादल के ऊपर उड़ने लगेगा तो वो समताप मंडल में उस समय होगा। आगे देखते हैं, देखिए ये पृथ्वी का वायुमंडल, ये पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है। देखिए पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है? क्षोभ मंडल है, या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल उसके जस्ट ऊपर है, ये 18 किलोमीटर तक है, 0 से 18 किलोमीटर तक है और 18 से 50 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल है। और समताप मंडल के बाद है मध्यम मंडल, ये 50 से 80 किलोमीटर तक है और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है। 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है और 640 किलोमीटर के बाद क्या है? बाह्य मंडल। 640 किलोमीटर के बाद बाह्य मंडल है। दोस्तों आप देखिए कि बाह्य मंडल का कोई अंत नहीं है। बाह्य मंडल क्या है? अनंत है, परंतु यह 640 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। और बाह्य मंडल का कोई भी अंत नहीं। दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न भी रखे छोटे छोटे, तो आइए उनको हम जब उनका जवाब देते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस किन गैसेस को कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसेस को कहते हैं जो पृथ्वी का तापमान ज्यादा करने में, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करती है, वो ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों क्या करती हैं? वो ओजोन परत होती है पृथ्वी के ऊपर, वो उससे जाकर के रासायनिक क्रिया करती हैं और रासायनिक क्रिया करने की वजह से क्या होता है कि ओजोन परत वो धीरे 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 टूटती चली जाती है, टूटने लगती है। और टूटने से क्या होता है कि सूर्य का जितना ताप पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए उससे अधिक ताप सूर्य का पहुंचने लगता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा ऊपर जाने लगता है। तो इस जरूरत से ज्यादा ऊपर जाने की वजह से ही देश में या दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? क्या ऑक्सीजन उत्तरदायी है? ऑक्सीजन तो एक जीवनदाता गैस है। क्लोरीन उत्तरदायी है? क्लोरीन भी नहीं होगा। नाइट्रोजन भी नहीं होगा दोस्तों, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों ये है 0.04% या 0.03%, ठीक है। दोनों सही है और दोनों आपके ऑप्शंस में एग्जाम में प्रश्न करते वक्त ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जैसे 0.03% भी हो सकती है या 0.04% भी
दे सकता है। आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? मौसम का परिवर्तन किस परत में होता है? तो दोस्तों आप देखिए कि पृथ्वी की सतह से जस्ट ऊपर 18 किलोमीटर तक कौन सा मंडल व्याप्त है? तो वो है क्षोभ मंडल, और मौसम का परिवर्तन भी इसी मंडल में होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं, बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए बादल जहां भी मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। और बादल के जैसे ही हम ऊपर की बात करेंगे, बादल के जैसे ही ऊपर की बात करेंगे तो वहां पर मध्यम मंडल, ठीक है, मध्यम मंडल या समताप मंडल शुरू हो जाएगा। पहले समताप मंडल शुरू होगा, उसके बाद मध्यम मंडल शुरू होगा, उसके बाद मध्यम मंडल के ऊपर बाह्य मंडल, ठीक है, तो वो भी क्षोभ मंडल होगा। दोस्तों ये थे आपके 3 प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि बिजली के चमकने का मुख्य कारण क्या है? बिजली चमकने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये देखिए, अगर कोई भी बादल है तो बादल के ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और दोस्तों नीचे की तरफ इस पे निगेटिव चार्ज होती है। ये चार्ज डेवलप होने का क्या कारण है? दोस्तों जब बादल चलता है तो इस पे बहुत सारे धूल मिट्टी के कण और पानी के कण पाए जाते हैं। तो चलने की वजह से क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण से ही बादल की सतह पर एक चार्ज डेवलप हो जाती है, ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज, और उसको काउंटर करने के लिए नीचे वाली सतह पर निगेटिव चार्ज डेवलप होती है। दोस्तों जब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस अलग अलग जगह पे होती हैं तो उनके बीच में एक करंट का इनफ्लो शुरू होता है, और ये करंट कैसे बहेगी? इसको बहने के लिए एक कोई माध्यम चाहिए, एक कोई मीडियम चाहिए। परंतु बादल में क्या है दोस्तों कि बीच बीच में हवा के पैकेट होते हैं, हवा के पैकेट होते हैं, और इन्हीं के बीच में पानी के, मिट्टी के, धूल के, इन सबके कण भी मौजूद होते हैं। इन्हीं पैकेट की वजह से ये चार्ज नीचे फ्लो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बादल नहीं चमकता। परंतु जब ये चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो इंसुलेटर का काम कर रहा है, हवा का पैकेट, वो पैकेट क्या है? कड़कड़ाहट के साथ टूटना शुरू हो जाता है, और कड़कड़ाहट के साथ जब वो टूटता है तो वहीं से बिजली यहां से चमकने लगती है, और हमें वो दिखाई भी देती है। दोस्तों जब भी बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, ठीक है दोस्तों। बिजली का जब चमकना होता है उसके बाद ही हमें उसका गर्जन सुनाई पड़ता है, परंतु ये दोनों क्रियाएं बादल में एक साथ होती हैं। परंतु गर्जन हमें बाद में क्यों सुनाई पड़ता है? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है, इसीलिए उसका जो है चमकना हमें पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। दोस्तों तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, और इससे संबंधित प्रश्न मैं जल्दी ही आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।